नमस्कार। आज मैं आपको कालिदास का स्थिति काल बताने जा रही हूँ। कालिदास के स्थिति काल के संबंध में 3 मत प्रचलित हैं। पहला प्रथम शताब्दी ईस्वी का मत, द्वितीय चतुर्थ शताब्दी ईस्वी का या गुप्तकालीन मत, तीसरा षष्ठ शताब्दी ईस्वी का मत। इन विभिन्न मतों का कारण यह है कि विक्रम नामधारी या विक्रम उपाधिधारी 4 राजा भारतवर्ष में हो चुके हैं। कालिदास इनमें से किस विक्रम राजा के आश्रित थे, प्रथमतः यह विचारणीय है। तो षष्ठ शताब्दी ईस्वी का मत देखते हैं सर्वप्रथम हम। तो डॉक्टर फर्गुसन, डॉक्टर हार्नली तथा हरप्रसाद शास्त्री आदि विद्वानों के मतानुसार हूणों को परास्त कर विजय उपलक्ष्य में राजा यशोधर्मन ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और अपनी महत्ता एवं प्राचीनता स्थापित करने के लिए इन्होंने ही अपने समय से, इनका समय जो है 543 ईस्वी है, तो 543 ईस्वी से 600 वर्ष पूर्व अर्थात ईस्वी सन प्रारंभ होने के 57 वर्ष पूर्व से विक्रम संवत चलाया था। इन्हीं विक्रमादित्य के आश्रित होने के कारण कालिदास का स्थिति काल षष्ठ शतक है। इस मत में अनेक आपत्तियां हैं। तो पहली आपत्ति यह है कि यद्यपि यशोधर्मन ने हूणों को परास्त किया था, पर वे शकारी नहीं थे, जबकि कालिदास शकारी विक्रमादित्य के आश्रित कवि थे। षष्ठ शतक का जो मत है, इसके संबंध में दूसरी आपत्ति है कि यशोधर्मन द्वारा नवीन संवत की स्थापना में किसी शिलालेख आदि का कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं होता, अपितु इतिहास से यह प्रमाणित है कि विक्रम संवत से पूर्व मालव संवत प्रचलित था। तीसरी आपत्ति है, यशोधर्मन ने अपने नवीन संवत की प्राचीनता सिद्ध करने के लिए उसे 600 वर्ष पूर्व से ही क्यों चलाया? क्या इससे प्राचीन समय नहीं था? चतुर्थ आपत्ति है, 473 ईस्वी के मंदसौर वाली वत्स भट्टीकृत प्रशस्ति में मेघदूत और ऋतुसंहार का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। इन आपत्तियों का जब तक कोई प्रामाणिक समाधान नहीं मिल जाता, तब तक कालिदास की स्थिति षष्ठ शतक में बताना भ्रांतिपूर्ण ही है और यह जनश्रुतियों के विरुद्ध है। इसके बाद जो चतुर्थ शताब्दी ईस्वी का मत है, उसमें बतलाया गया है, इसके जो चतुर्थ शताब्दी के समर्थक जो हैं, अधिकांश पाश्चात्य और कुछ भारतीय विद्वान हैं, जो कि डॉक्टर कीथ के मतानुसार कालिदास की स्थिति चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका समय 375 से 413 है, के समय में बतलाते हैं। इनका कथन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही शकों को परास्त कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और पूर्व प्रचलित मालव संवत को विक्रम संवत के नाम से प्रचलित कराया था। इसके ही समृद्ध और शांत राज्य में संस्कृत काव्य एवं कला की उन्नति हुई थी। ऐसे ही राजा के आश्रम में कालिदास का होना न्याय संगत है। रघुवंश में
रघु दिग्विजय वस्तुतः समुद्रगुप्त की दिग्विजय का संकेत है। कालिदास ने अपने आश्रयदाता गुप्त राजाओं के स्मृत्यार्थ रघुवंश आदि में बार बार गुप्त धातु का प्रयोग किया है। अतः कालिदास किसी गुप्त राजा के आश्रित कवि थे। कुमार संभव में कुमार शब्द कुमार गुप्त प्रथम के जन्म के स्मृत्यार्थ प्रयुक्त है। अतः कालिदास का स्थिति काल गुप्त काल ही मानना चाहिए, पर ऐसा मानने में भी कई आपत्तियां हैं। जब तक इनका निराकरण न हो जाए तब तक कालिदास को गुप्त काल में मानना उचित नहीं होता। तो कालिदास को गुप्त काल में मानने के संबंध में जो आपत्तियां हैं उनमें प्रथम है कि मालव संवत के स्थान पर विक्रम संवत चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा चलाया गया था, न कि चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा। दूसरी आपत्ति है, क्या चंद्रगुप्त द्वितीय जैसा पराक्रमी राजा स्वयं अपने नाम का संवत नहीं चला सकता था, जो कि उसने मालव संवत के स्थान पर विक्रम संवत चलाया और फिर अपने ही पितामह द्वारा चलाए गए विक्रम संवत से उसे द्वेष ही क्यों होता? और यदि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रम संवत चलाया होता तो फिर उसका पौत्र स्कंदगुप्त अपने गिरनार वाले शिलालेख में गुप्त संवत का उल्लेख न करता। विक्रम संवत का उल्लेख 9वीं शताब्दी पूर्व कहीं नहीं पाया जाता। अतः कालिदास को गुप्त कालीन मानने का कोई आधार नहीं। तीसरी आपत्ति है कि रघुवंश आदि में बार बार गुप्त धातु के प्रयोग के आधार पर एवं कुमार संभव काव्य में कुमार नाम के आधार पर गुप्त राजाओं एवं कुमार गुप्त का संकेत मानना आदि बातें तब तक कपोल कल्पित और निराधार ही मानी जाएंगी जब तक इनके विषय में कोई पुष्ट प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। चतुर्थ आपत्ति है, रघु दिग्विजय का आधार पुराण है, अतः इस आधार पर समुद्र गुप्त की विजय की कल्पना करना भी निराधार ही है। तो वस्तुतः किसी भी गुप्त नरेश का नाम विक्रमादित्य नहीं था, यह तो केवल एक उपाधि मात्र थी। कोई भी उपाधि तब चलती है जबकि इससे पूर्व कोई ऐसा प्रसिद्ध व्यक्ति हो चुका होता है। अतएव इस उपाधि या नाम वाले व्यक्ति का पूर्व में होना अनिवार्य है, तभी यह उपाधि भी न्याय संगत होती है या हो सकती है। अब कालिदास के स्थिति काल के विषय में जो तीसरा मत है वह है प्रथम शताब्दी का मत। संप्रति ऐतिहासिक खोजों ने यह सिद्ध कर दिया है कि प्रथम शती के आसपास विक्रम नाम का एक विद्या कला अनुरागी तथा शकों को परास्त करने वाला और शकारी उपाधिधारी राजा था। इस स्थिति में कालिदास को गुप्त काल में मानना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रथम शताब्दी में शकारी विक्रमादित्य के अस्तित्व के विषय में जो प्रमाण दिए गए हैं उनको मैं आपको बतलाने जा रही हूँ। उसमें प्रथम प्रमाण है हाल कृत जो गाथा सप्तशती है, उसमें विक्रमादित्य के दान की प्रशंसा की गई है। दूसरा प्रमाण है
मेरु तुंग कृत पद्यावली का लेख है कि उज्जैनी में शकों को परास्त कर वहां अपना पुनः राज्य स्थापित करने वाला विक्रमादित्य नाम का प्रसिद्ध राजा था। इसका राज्यकाल 57 ईस्वी के आसपास ही था। प्रबंध कोश आदि ग्रंथ भी इस बात की पुष्टि करते हैं। तीसरा प्रमाण है कि यह जो तीसरा प्रमाण है उसमें यह ऐतिहासिक तथ्य है कि सिकंदर के आक्रमण के समय मालव नाम का एक गणराज्य था जिसने शूद्रक गण के साथ सिकंदर का सामना किया था, पर परास्त होने के बाद उसने पुनः मालवा में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। यह घटना 200 ईसा पूर्व की है। इसी गण का उत्तराधिकारी विक्रमादित्य था जिसने शकों को परास्त कर उज्जैनी में अपना राज्य स्थापित किया और शकारी की उपाधि धारण की, और इसी ने मालव नामक एक संवत भी चलाया जिसका ग्रंथों में कई स्थानों पर उल्लेख मिलता है। यह शकारी विक्रमादित्य विद्वत जनों का आदर करने वाला तथा कला प्रेमी था। इसके ही आश्रय में कालिदास ने अपने ग्रंथों की रचना की थी। अतः कालिदास का स्थिति काल प्रथम शती ही मानना चाहिए। चतुर्थ प्रमाण है सोमदेवकृत कथा सरित सागर, जो कि गुढ़ाढ्य कृत वृहत कथा पर आधारित है। यह एक प्रामाणिक ग्रंथ है जो कि इसी बात की पुष्टि करता है। पांचवा प्रमाण है कालिदास ने भगवान शिव पर ही अपनी रचनाओं में विशेष आस्था प्रकट की है, जबकि गुप्त नरेश सभी वैष्णव थे। छठा प्रमाण है गुप्त नरेशों की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जबकि कालिदास ने उज्जैनी का ही विस्तृत वर्णन किया है, जो कि शकारी विक्रमादित्य की राजधानी थी और संभवतः कालिदास की जन्मभूमि भी थी। सातवां प्रमाण है कालिदास तथा अश्वघोष की रचनाओं में अधिक साम्य है, अतः कालिदास को अश्वघोष का समसामयिक ही होना चाहिए अथवा अश्वघोष का समय प्रथम शती निश्चित है, अतः कालिदास का समय भी प्रथम शती ही मानना चाहिए। आठवां प्रमाण है कि कालिदास की रचनाओं में जिस सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को देखा जाता है वह इस बात की ओर संकेत करती है कि यह रचना काल बुद्ध से प्रभावित था, जहां देवी देवताओं पर श्रद्धा का ह्रास देखा जाता है और यज्ञों में अनुष्ठान का अपलाप भी। कालिदास चूंकि भारतीय वैदिक धर्म के अनुयायी थे, अतः उन्होंने सर्वत्र देवी देवताओं में श्रद्धा तथा हिंसापूर्ण भी यज्ञ अनुष्ठानों के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है। निश्चयतः यह समय बौद्धों द्वारा जर्जरित वैदिक धर्म के उत्थान का समय था। शुंग वंशीय पुष्पमित्र ने सर्वप्रथम ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया था, अतः कालिदास को प्रथम शती में ही होना चाहिए। इन प्रमाणों के आधार पर भारतीय विद्वान कालिदास की स्थिति को प्रथम शती में प्रमाणित करते हैं।